Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Bailish world. Today we are going to start lecture number 5 from chapter number 19, growth and development. And we are going to start our next topic, that is role of cytoplasm and role of न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। जी, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी चिक डेवलपमेंट की। लास्ट लेक्चर में हमने चिक की डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ी थी, जिसमें था कि पहले गेमीट्स बनते हैं, फिर वो फर्टिलाइज होते हैं, फिर वो एक सिंगल सेल बन जाता है जाइगोट, फिर उस सिंगल सेल में क्लीवेज शुरू हो जाती है, मतलब माइटोसिस शुरू हो जाती है। वो सेल 1 से 2, 2 से 4 इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब वो इंक्रीज इन नंबर होता है, फिर वो मोरूला बनता है, फिर वो ब्लास्टूला बनता है, फिर वो गैस्ट्रूला बनता है। सो बात ये है, गैस्ट्रूला पे जब बात आई तो हमने जर्म लेयर्स की बात की। हमने कहा कि 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक एक्टोडर्म, एक मीजोडर्म, एक एंडोडर्म। और फिर हमने ये भी बात की कि एक्टोडर्म जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, मीजोडर्म जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गन्स बनाती है, और एंडोडर्म जो है ना वो ज्यादातर ऑर्गन्स की लाइनिंग्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो सेल्स को कैसे पता चलता है कि उन्होंने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है? सो हम बात करने लगे हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की, कि इन दोनों में से डेवलपमेंट को एक्चुअली में कंट्रोल कौन कर रहा है। क्या वो न्यूक्लियस है या क्या वो साइटोप्लाज्म है? तो देखें, हमने जो है ना वो अपनी बायोलॉजिकल नॉलेज में, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा यही बात करते हैं कि बॉस ऑफ सेल इज न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम इज अ डीएनए। डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है और डीएनए सारा कुछ कंट्रोल करता है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन हम यहाँ पे आज जो है ना वो साइटोप्लाज्म को भी इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। देखें, जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं तो उनसे एक सिंगल सेल बनता है, और इस सिंगल सेल को हम कहते हैं जाइगोट। दिस सिंगल सेल इज जाइगोट। और इस जाइगोट के पास जो है ना वो एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के पास जो है ना वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन है, जो कि इंफॉर्मेशन को जो है ना वो आगे भेजता है। इंफॉर्मेशन जाती किसके पास है? साइटोप्लाज्म के पास। क्योंकि हमें तो डीएनए की लैंग्वेज समझ ही नहीं आती। डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हमारी बॉडी में तो कहीं पे भी न्यूक्लियोटाइड फंक्शन नहीं कर रहे। आपको अपनी बॉडी में से कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो डीएनए और आरएनए से बनी है और वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, सिवाय राइबोसोम्स के। आरएनए से बने हुए फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन डीएनए से तो कोई भी चीज नहीं है जो फंक्शन परफॉर्म कर रही हो। सो डीएनए को ट्रांसलेट करना पड़ता है प्रोटीन्स में। हमारी बॉडी में हर चीज, हर फंक्शन प्रोटीन्स कर रही है। सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए प्रोटीन्स है, हीमोग्लोबिन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन वाटर बैलेंस प्रोटीन है, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स है, और उसके अलावा एंटीबॉडीज जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम बनाती हैं, एंटीजेंस हमारे ब्लड को ब्लड ग्रुप देती हैं, एंजाइम्स जो है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, बाल प्रोटीन्स है, नेल प्रोटीन्स है, मसल्स प्रोटीन्स है। हर चीज जो स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल है वो प्रोटीन्स है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन भेजता है साइटोप्लाज्म को, और साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं जी राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करके प्रोटीन्स बनाते हैं उससे। और ये प्रोटीन्स जो है ना, ये देखिए, ये जाइगोट है ना, जाइगोट में तो सारा का सारा डीएनए एक्टिव है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं ना, जैसे ये, इसके न्यूक्लियस के अंदर हजारों सुराख होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हजारों की तादाद में सुराख होते हैं, ताकि उन सुराखों में से मैसेजेस तेजी से जो है वो बाहर भेजे जा सकें। सो ऐसा सेल जो अभी किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन पे नहीं लगा ना, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हजारों सुराख होते हैं। जैसे एग की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में 30,000 पोर्स पर न्यूक्लियस मौजूद है, 30,000
5000 सुराख एक न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में मौजूद है। तो आप यहीं से आइडिया करें कि कितनी इंफॉर्मेशन सेल तक जा रही है। और अगर मैं एक रेड ब्लड सेल की बात करूं तो रेड ब्लड सेल में सिर्फ 3 से 4 पोर्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, बस, क्योंकि वो अपने काम पे लग गया हुआ है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानी है बस। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, बहुत ज्यादा एक्टिवली काम चल रहा है। अब डीएनए मैसेजेस दे रहा है और ये जाइगोट प्रोटीन्स बना रहा है। देखिए प्रोटीन्स जो है वो मैं कुछ स्टार से शो करने लगी हूँ, कुछ जो है वो मैं सर्कल से शो कर देती हूँ, सर्कल्स, कुछ स्टार्स, कुछ सर्कल्स, कुछ मैं शो करने लगी हूँ डॉट से, और कुछ जो है वो मैं शो करने लगी हूँ ट्रायंगल से। देखें ये सारी प्रोटीन्स हैं जो बनाई जा रही हैं, बहुत तेजी से ये प्रोटीन्स बन रही हैं। मैंने इनकी शेप्स मुख्तलिफ इसलिए की है क्योंकि ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो कि बनाई जा रही हैं, बहुत सारी हर तरह की प्रोटीन्स। इन्हीं में मैं कुछ डॉट्स जो है वो ग्रीन शो कर देती हूँ, ये भी प्रोटीन्स है। मतलब कि बहुत तेजी से हर तरह की प्रोटीन बनाई जा रही है। जो भी डीएनए से इंफॉर्मेशन आ रही है ना, उससे क्या होती जा रही है, प्रोटीन बनती जा रही है। तो ये देखिए इतनी सारी जो है ना वो प्रोटीन बन गई है। अब जब ये एक जाइगोट आगे 2 सेल्स में डिवाइड होगा ना, माइटोसिस करेगा, क्लीवेज करेगा, तो क्या होगा, कुछ प्रोटीन जो है ना वो एक सेल में ज्यादा चली जाएंगी। जैसे स्टार्स वाली जो है ना वो ज्यादातर प्रोटीन जो है वो इसके पास आ गई है, बाकी भी सारी है, डॉट्स वाली भी है, सर्कल वाली भी है, ट्रायंगल वाली भी है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी है, स्टार्स वाली, और उसके अलावा ग्रीन वाली भी है। बट सबसे ज्यादा प्रोटीन यहाँ पे कौन सी आ गई है, स्टार वाली। इसका मतलब है कि ये स्टार वाले जो सेल जिसमें स्टार वाली प्रोटीन ज्यादा आई है ना, उसका सेल बाद में स्टार वाला ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। खैर अभी तो स्टार्टिंग है। अब देखें जब ये सेल आगे फिर 1 से 2 में डिवाइड होगा तो क्या होगा कि स्टार वाली प्रोटीन्स फिर से एक सेल में ज्यादा हो जाएंगी और दूसरे सेल में जो है ना वो ग्रीन वाली प्रोटीन ज्यादा हो जाएंगी। फिर इसी सेल से जब माइटोसिस और हुई है, समझें कि 2 टाइम्स माइटोसिस हुई है, तो इसके पास जो है वो ट्रायंगल वाली प्रोटीन ज्यादा हो गई और इसके पास जो है ना वो सर्कल वाली प्रोटीन ज्यादा हो गई। अब देखिए एक ही सेल ने क्या किया है, डिवाइड किया है, क्लीवेज किया है, और आगे आगे डिवीजन होते 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 हर सेल के अंदर ना एक स्पेसिफिक प्रोटीन चली गई है। अब जो स्पेसिफिक प्रोटीन जिस सेल में जाएगी ना, उसकी वो प्रोटीन बनाने वाली जीन्स ऑन हो जाएंगी और बाकी सारी जीन्स उसकी क्या हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी, और वो सेल सिर्फ वही फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। जैसे देखिए मैं ये कॉन्सेप्ट आपका स्टूडेंट्स ऐसे क्लियर करने लगी हूँ कि पेनक्रियाज जो है ना, पेनक्रियाज वो एक ग्लैंड है हमारी बॉडी में और वो इंसुलिन और ग्लूकागोन पैदा करता है। अब देखिए आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर फाउंड इन योर बॉडी। हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम के ऊपर सेम इंफॉर्मेशन है। आप अपनी बॉडी से जो भी सेल निकालेंगे ना, उसके पास कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होगा, चाहे वो ट्रिलियंस ऑफ सेल है, हर सेल के पास 46 क्रोमोसोम सेम है। सो वो 46 क्रोमोसोम पे फिर इतनी सारी जीन्स है, लेकिन सेल तो, पैनक्रियास तो इंसुलिन और ग्लूकागोन बना रहा है। आपकी स्किन क्यों नहीं बनाती इंसुलिन और ग्लूकागोन? आपकी स्किन के सेल्स के पास भी तो जीन्स है इंसुलिन और ग्लूकागोन बनाने वाली, लेकिन आपकी स्किन तो नहीं बनाती इंसुलिन और ग्लूकागोन, क्योंकि आपकी स्किन सेल्स का काम है प्रोटेक्शन करना। इनके पास इंसुलिन और ग्लूकागोन की जीन्स ऑफ हो चुकी हैं और वो जीन्स ऑफ और ऑन होने का प्रोसेस यहाँ डेवलपमेंट में ही हो रहा होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो प्रोटीन शिफ्ट होती जाती है, सेल की वो वाली जीन्स ऑन रहती हैं और बाकी सारी जीन्स क्या लग जाती हैं, ऑफ। फिर उन्हीं प्रोटीन्स पर डिपेंड करके ये सेल्स आगे ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे लिवर बाइल जूस, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इसी तरह हमारी बॉडी का हर सेल अपना एक फंक्शन परफॉर्म करते करते पहले टिश्यू बनाता है, फिर वो ऑर्गन बनाता है, फिर वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो जाती है। सो देखें दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस भी उतना इंपॉर्टेंट है और साइटोप्लाज्म भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास न्यूक्लियस वाली इंफॉर्मेशन है और साइटोप्लाज्म नहीं है तो फिर आप उसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे? फिर हमारी बॉडी को तो कुछ समझ ही नहीं आएगा ऐसे। सो ये जो है ना, ये रोल हमने डिस्कस किया है जी साइटोप्लाज्म का। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो है वो शेप से शो किया है, लेकिन हमारी स्टडी में एसिडियन जो है ना उसकी स्टडी की गई।
एसिडियन जाइगोट की। एसिडियंस जो है वो हमारे पास छोटे सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। सो ये एसिडियन जाइगोट में जो है वो 4 तरह के साइटोप्लाज्म देखे गए, जिनको हमने डिफरेंट कलर्स का नाम दे दिया, 1 2 3 4। एक जो है ना वो है क्लियर साइटोप्लाज्म, एक है जी येलो साइटोप्लाज्म, एक है जी ग्रे वेजिटल, एक है जी ग्रे इक्वेटोरियल। सो ये देखें, अभी मैंने तो साइटोप्लाज्म को शेप्स दी है ना, लेकिन यहाँ पर हमने उनको किससे शो किया, कलर्स से। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये शेप्स हैं, ये कलर्स हैं। जैसे ये देखिए, हम इसको येलो कलर कह देते हैं, इसको क्लियर साइटोप्लाज्म कह देते हैं, इसको ग्रे वेजिटल, इसको ग्रे इक्वेटोरियल। सो हमारे पास ये है क्लियर साइटोप्लाज्म। क्लियर साइटोप्लाज्म से बनती है जी लार्वा की एपिडर्मिस, मतलब के स्किन सेल्स। फिर ये हमने डेवलपमेंट के बाद देखा, हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि जहां पर क्लियर साइटोप्लाज्म था उसकी जब डिवीजन हुई तो जिस सेल के पास क्लियर साइटोप्लाज्म गया उन सेल्स ने आगे क्या बनाई, लार्वल एपिडर्मिस। इसी तरह दूसरा है जी येलो साइटोप्लाज्म। क्लीवेज के पास जिन सेल्स के पास येलो साइटोप्लाज्म गया, येलो, ये क्लियर ये येलो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मसल सेल्स बनाए। और जिनके पास ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म गया, जिन सेल्स के पास क्लीवेज के बाद ये वाला साइटोप्लाज्म गया, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म, उन्होंने गट की डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। और जिन सेल्स के पास ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म गया, उन्होंने नोटोकॉर्ड की डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। देखें, हर चीज बनाने के लिए साइटोप्लाज्म, मैंने यहाँ पे आपको शेप से समझाया है, यहाँ पे जो है ना वो हमने कलर से भी समझ लिया है कि अगर हम उन शेप्स को, उन प्रोटीन्स को डिफरेंट कलर से भी शो कर देते हैं तो हमें उसको स्टडी करने में क्या हो जाती है, आसानी। सो जैसे जैसे साइटोप्लाज्म क्लीवेज के बाद सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है, वैसे वैसे वो साइटोप्लाज्म जो है वो सेल्स की डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है कि सेल आगे कौन से स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट होंगे, क्या वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनेंगे, क्या वो नर्वस सिस्टम बनेंगे, क्या वो गट बनेंगे, क्या वो नोटोकॉर्ड बनेंगे। सो स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन साथ ही साथ न्यूक्लियस भी उतना इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा तो फिर तो साइटोप्लाज्म कुछ भी नहीं कर सकता। सो हम जो है वो रोल ऑफ न्यूक्लियस को भी एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे बताने लगे हैं। हैमरलिंग ने जो है ना वो एक्सपेरिमेंट किया और इसने यूज की एक यूनिसेलुलर एल्गा, एंड दिस यूनिसेलुलर एल्गा मेड अप ऑफ वन सेल। सो ये वन सेल ही जो है ना वो सेंटीमीटर्स में है, मतलब लंबा सेल है। सेल बेशक आपको आंख से नजर नहीं आता, लेकिन वो लंबे भी होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में एक न्यूरॉन 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, 1 मीटर लंबी चीज है, लेकिन आप उसे आम आंख से देख नहीं सकते। इसी तरह ये भी एक यूनिसेलुलर एल्गा है दैट इज मेड अप ऑफ एन अम्ब्रेला। ये है जी इसकी अम्ब्रेला, एंड दिस इज अ स्टॉक, ये है जी डंडी, एंड दीज आर राइजोइड्स, रूट्स जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, और इसके राइजोइड में पाया जाता है जी न्यूक्लियस। क्योंकि ये एक सेल है तो एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होता है। ये देखिए इसके राइजोइड वाले पोर्शन में क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस। ये है जी इसकी साइटोप्लाज्म वाली स्टॉक, मतलब इसकी स्टॉक में सिर्फ साइटोप्लाज्म है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। और ये है जी इसकी कैप। अब ये जो मैंने कैप ड्रॉ किया ना, ये है रेगुलर कैप। तो ये यूनिसेलुलर एल्गा ना 2 तरह की स्पीशीज रखते हैं, एक रेगुलर कैप वाली और एक ये देखें इररेगुलर कैप है। ये इररेगुलर कैप, और ये इसकी स्टॉक, और ये इसके राइजोइड्स, और ये इसका न्यूक्लियस। सो ये भी क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्टॉक, और ये क्या है, इसके न्यूक्लियस कंटेनिंग राइजोइड। राइजोइड वाला हिस्सा है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अब ये जो 2 डिफरेंट स्पीशीज है ना, इनके नाम भी डिफरेंट है। इसका नाम है जी एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया, एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया रेगुलर कैप वाले एल्जी, और दूसरी है जी एसिटाबुलेरिया
ग्रेनुलेटा, CRENULATA, ग्रेनुलेटा। ये है जी इर्रेगुलर कैप वाले। ये दोनों क्या है, एक सेल पे मुश्तमिल एल्गा की दो मुख्तलिफ स्पीशीज है। एक जो है वो रेगुलर कैप प्रोड्यूस करती है, एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया, और एक इर्रेगुलर कैप पैदा करती है, एसिटाबुलेरिया ग्रेनुलेटा। अब हमने करना क्या है, हमने रोल ऑफ न्यूक्लियस चेक करना है। रोल न्यूक्लियस जरूरी है या साइटोप्लाज्म जरूरी है डेवलपमेंट में? तो ये देखें, अब क्या करेंगे क्लास, हम ना ये राइजोइड किसका वाला है, रेगुलर कैप वाला। न्यूक्लियस किसका वाला है, जो रेगुलर कैप पैदा करता है। हम ये राइजोइड यहां से कट करेंगे और ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इसकी स्टॉक काटेंगे, सिर्फ साइटोप्लाज्म लेंगे इसका, ठीक है। एसिटाबुलेरिया ग्रेनुलेटा जो कि इर्रेगुलर कैप पैदा करता है, इसका साइटोप्लाज्म लेंगे और यहाँ ग्राफ्ट कर देंगे। ग्राफ्ट मतलब इसकी पैवनकारी कर देंगे। अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर कौन सी कैप आती है, वही कैप आएगी जिसकी न्यूक्लियस के पास इंफॉर्मेशन है। सो अब क्या होगा कि ये साइटोप्लाज्म जो हमने यहां से यहां ट्रांसफर किया है ना, साइटोप्लाज्म के पास तो मशीनरी है, सिर्फ इंफॉर्मेशन किसने देनी है, न्यूक्लियस ने। तो ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म को जो इंफॉर्मेशन देगा वो वही काम करेगा। सो यहाँ पर कौन सी कैप प्रोड्यूस होगी जी, रेगुलर कैप। और अगर यही सेम एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे करेंगे, एसिटाबुलेरिया ग्रेनुलेटा वाला न्यूक्लियस रहने दें और स्टॉक जो है ना वो आप मेडिटेरेनिया वाली यहाँ पे लगाएं, तो जो ऊपर कैप है वो इरेगुलर ही होगी। यानी कि सिंपल वर्ड्स में जिसका न्यूक्लियस यूज होगा उसकी कैप प्रोड्यूस होगी। बीच में आपने जो ये स्टॉक चेंज किया ना, ये तो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के पास सिर्फ मशीनरी होती है, जो ऑर्डर उसे दिया जाता है वो उसी के मुताबिक काम करता है। सो यहाँ से हमने न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस बताई और यहाँ से हमने साइटोप्लाज्म की भी इंपॉर्टेंस बताई है। दोनों ही डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन देता है और साइटोप्लाज्म उन इंफॉर्मेशन को मैसेजेस में कन्वर्ट करके आगे डिफरेंट और सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम्स बना के कंप्लीट इंडिविजुअल तक उसको पहुंचाता है। दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।